This conference will now be recorded.
This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। टॉपिक है आज का लिक्विडेटर। लिक्विडेटर से मुराद वो पर्सन है कि जिसे कंपनी की वाइंडिंग अप कैरी आउट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब अगर तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो रही है तो उस पर्सन के लिए जो वाइंडिंग अप को सुपरवाइज करेगा, सारे प्रोसेस को जो देखेगा, तो उस पर्सन के जो टर्म इस्तेमाल की जाएगी वो है ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब जहां तक ताल्लुक है इसकी ड्यूटीज का, तो इसकी एक तो ये है ना कि इसने कंपनी के वाइंडिंग अप के काम को देखना है, लेकिन इसकी ड्यूटीज में ये भी शामिल है कि ये कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको गेट इन करे, मतलब उसको पोजेस करे और फिर उसको रियलाइज करे, उसको डिस्पोज ऑफ करे, उसको सेल करे, ताकि वहां से जो आने वाले पैसे हैं उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए कंपनी के जिम्मे जो खर्चे हैं वो अदा किए जा सकें। और अगर कुछ पैसे बच जाएं, कुछ सरप्लस है, तो उसे फिर मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ये कोर्ट की सुपरविजन में ही अपने फराइज सरअंजाम देता है और फिर ये वक्तन वक्तन अदालत को रिपोर्ट भी करता है। ठीक है जी, बताएं यहां तक समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है, इससे पहले कि यहां से इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझाऊं आपको, इसका पहले मफहूम आपको बता देता हूं। देखिए, जब कभी भी एक कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए अदालत में पिटिशन फाइल की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे ही अदालत वाइंडिंग अप का ऑर्डर जारी कर देती है। ऐसा नहीं है, बल्कि इस वाइंडिंग अप की पिटिशन फाइल होने के मौका पे अदालत एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है जिसे कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर। इसका फंक्शन क्या है ये भी बताता हूं आपको। तो ये जो प्रोविजनल मैनेजर है, इमीडिएटली ये तो अपॉइंट कर दिया जाता है और फिर ये जो वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन आई थी, जो पिटिशन आई थी, इसको फिर पेंडिंग कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि आइंदा कुछ हेयरिंग्स होंगी। अच्छा, अगर फाइनल हेयरिंग के मौका पे कंपनी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर अगर अदालत दे दे, तो उस मौके पे फिर कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स के लिए जिस बंदे को अपॉइंट करते हैं उसे कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। और वो जो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया गया था उसी को ही ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे भी अपॉइंट किया जा सकता है, या अगर अदालत समझे तो किसी और पर्सन को भी ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। अब जहां तक ताल्लुक है कि इस प्रोविजनल मैनेजर का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका जवाब है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको प्रिजर्व करना और कंपनी के अफेयर्स जरा को अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है, सारी सी बात है, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको प्रिजर्व मतलब ये है कि ये ना हो कि कोई डायरेक्टर या कोई मेंबर्स में से कोई मेंबर जनाब ये सोचें कि अब तो कंपनी वाइंड अप हो ही गई है तो चले जो हाथ में एसेट आए ले चलते हैं, कंपनी तो खत्म हो ही गई है। तो इस किस्म के कामों से बचाने के लिए ये प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि कंपनी के अफेयर्स को ये कंट्रोल करे और कंपनी के एसेट्स को प्रिजर्व करे। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर। जैसा कि अभी अभी मैं आपसे कह रहा था कि जब फाइनली अदालत की तरफ से कंपनी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया जाता है, तो उस मौके पे फिर वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग को सुपरवाइज करने के लिए, वाइंडिंग अप के लिए, वाइंडिंग अप की कैरी आउट करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसे कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। और ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन और कहां से अपॉइंट करेगा, तो इसका जवाब यह है कि कमीशन ने एक पैनल ऑफ पर्संस मेंटेन किया होता है। पैनल मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस, एक पैनल ऑफ पर्संस कमीशन ने मेंटेन किया होता है इसी पर्पस के लिए। मतलब उसमें
ऐसे अफराद के नाम होते हैं कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो उस पैनल ऑफ पर्संस में से अदालत जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट करेगी, या अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर वो प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट थी तो प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट भी उसी पैनल ऑफ पर्संस में से ही की जाएगी। अब पैनल ऑफ पर्संस को मेंटेन कौन कर रहा है? कमीशन। तो कमीशन ही को इख्तियार है कि अगर उस पैनल में से किसी पर्सन के नेम को रिमूव करना है तो कमीशन ही वो नेम रिमूव कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कोई ना कोई ग्राउंड, कोई रीजन, कोई वजह तो होगी। तो ये मुमकिन तौर पे वजूहात हो सकती हैं, या तो किसी पर्सन ने मिसकंडक्ट किया था, या फ्रॉड किया था, या मिसफीजेंस मतलब उसने कोई बुरे तरीके से काम सरंजाम दिया था, उससे पहले कहीं किसी कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया था लेकिन उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, या उसने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटीज की थी, या वो प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट है। तो फिर इनमें से कोई भी अगर रीजन है तो उस बंदे का नाम पैनल ऑफ पर्संस में से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन उसका नाम रिमूव करने से पहले उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है जी, बताएं, समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद है एक्सपीरियंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ये जो पैनल ऑफ पर्सन है जो कमीशन ने मेंटेन करना है, इसमें जितने भी पर्सन होंगे उनका कम से कम 10 साल तजुर्बा होना चाहिए अकाउंटिंग, फाइनेंस या लॉ की फील्ड में। इसी तरह कोई प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स की अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो फिर उन पर्सन्स के लिए वो रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना, फुलफिल करना भी जरूरी हो जाएगा। वो प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स के जो कमीशन ने स्पेसिफाई किए हों। प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स का मतलब है कोई सर्टिफिकेशन वगैरह। अगर कमीशन ये रिक्वायर करे कि उस पैनल में जितने भी अफराद हैं उनके पास ये वाला कोर्स उन्होंने किया हुआ हो, या ये वाली फला टॉपिक के ऊपर उन्होंने सर्टिफिकेशन की हो, तो कमीशन ने अगर इस किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन की हुई है तो फिर उन अफराद के लिए लाजिम हो जाएगा कि वो इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट। मतलब ये कि एक वक्त में एक पर्सन को ज्यादा से ज्यादा 3 कंपनीज के लिए प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। वजह यह है कि ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। ठीक है, इसीलिए यहां पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ प्रोविजनल मैनेजर। जब अदालत की जानिब से प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया तो अदालत इस प्रोविजनल मैनेजर की जो पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं, उसको लिमिट भी कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, कब? जब इसको अपॉइंट किया जा रहा था, मतलब जब इसकी अपॉइंटमेंट का कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ना, तो उसी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर के साथ ही अदालत अगर मुनासिब समझे तो इसकी पावर्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस भी लगा सकती है। और फर्ज करें कि अगर अपॉइंटमेंट के वक्त कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई गई थी तो कोई बात नहीं, सब्सिक्वेंट ऑर्डर के जरिए भी अदालत लिमिटेशन लगा सकती है। लेकिन अगर अदालत की जानिब से कोई लिमिटेशंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई तो फिर प्रोविजनल मैनेजर के पास वही तमाम इख्तियारात होंगे जो कि लिक्विडेटर के पास इख्तियारात होते हैं। ठीक है जी, ये एग्जांपल देखें, जरा पढ़ें। इजी? ओके, ओके, आगे चलें। डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड एंड सिक्योरिटी बाय द लिक्विडेटर। प्रोविजनल मैनेजर को अगर अपॉइंट किया गया या ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया तो ये जो लिक्विडेटर है इसके लिए जरूरी है कि ये अपनी अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन, मतलब एक इकरारनामा
एक स्पेसिफाइड फॉर्म में, मतलब ये नहीं कि सादा कागज के ऊपर लिख के, नहीं, एक स्पेसिफाइड फॉर्म की शक्ल में जो लॉ ने स्पेसिफाई किया हुआ है, उस स्पेसिफाइड फॉर्म में एक डिक्लेरेशन, एक इकरारनामा ये जमा करवाएगा। उस इकरारनामा में, उस डिक्लेरेशन में ये डिस्क्लोज करेगा कि अगर इसका किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो इस कंपनी के साथ, मिसाल के तौर पे जिस कंपनी में इसे अपॉइंट किया गया है उस कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए एज अ प्रोविजनल मैनेजर या एज ऑफिशियल लिक्विडेटर, अगर उसी कंपनी के डायरेक्टर्स में से कोई डायरेक्टर इसके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है। तो बहरहाल डिक्लेरेशन जमा करवाना है कि जिसमें ये डिस्क्लोज किया जाना है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है या कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वाला मामला हो। मतलब ये कि अगर ये समझता है कि मैं आजादाना तौर पे काम नहीं कर सकूंगा तो इसको भी डिक्लेयर करे उस डिक्लेरेशन में, ठीक है। और ये किसको डिक्लेरेशन जमा करवाना है? अदालत को। अच्छा, ये तो हो गया कि जब अपॉइंटमेंट हुई थी उसके 7 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अगर उस वक्त तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वाला मैटर उस वक्त नहीं था, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, बाद में अगर कभी इस तरह का कोई मामला आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, तो ये ऑब्लिगेशन बाद में भी है उसके ऊपर कि वो डिक्लेयर करे और कोर्ट को बताए, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को डिस्क्लोज करने वाला, इट शैल कंटिन्यू थ्रू आउट द टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, इसके बाद है कि अदालत ये भी डिटरमिन कर सकती है कि इस ऑफिशियल लिक्विडेटर से कोई सिक्योरिटी वगैरह लेनी है। अब आप हैरान होंगे कि इससे सिक्योरिटी क्यों ली जाएगी, तो इसका जवाब है कि ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। लिहाजा उसको बाउंड करने के लिए कि भाई जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा आपने छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो सिक्योरिटी, चाहे कोई अमाउंट या कोई और चीज, इससे ली जाएगी। वो कितनी होगी, किस सूरत में होगी, ये डिटरमिन करना कोर्ट का काम है। हाँ, जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये रिफंडेबल है, ये उसको वापस कर दी जाएगी। ओके जी। अच्छा, इसके बाद है प्रोविजनल मैनेजर में बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर। फाइनली जब कोर्ट ने वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया कंपनी के लिए, तो अब फिर अदालत ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है। किसको? उसी प्रोविजनल मैनेजर को। ऑफिशियल लिक्विडेटर तो अपॉइंट करना ही करना है ना अब, क्योंकि वाइंडिंग अप ऑर्डर जो आ गया फाइनली, तो उसी प्रोविजनल मैनेजर को ही ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है फॉर द कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये बात लेक्चर के आगाज में भी कर चुका हूं, याद आई जी। अच्छा, इसके बाद है कि मोर देन वन लिक्विडेटर, अगर एक से ज्यादा अफराद को लिक्विडेटर के ओहदे पे अपॉइंट किया गया था, तो फिर एक्ट जो हमारा है, कंपनीज एक्ट, इसके तहत अगर कोई एक एक्ट, ये वाला एक्ट मतलब काम, और ये वाला एक्ट लॉ जो हमारा है, अगर लॉ के तहत कोई एक एक्ट रिक्वायर्ड था कि वो एक्ट करना है ऑफिशियल लिक्विडेटर ने, अब अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर्स एक से ज्यादा हैं तो भाई वो कौन सा लिक्विडेटर फिर वो काम सर अंजाम देगा, क्योंकि एक से ज्यादा लिक्विडेटर्स हैं। क्या एक लिक्विडेटर या तमाम लिक्विडेटर्स मिलके? तो इस बात का फैसला करना है अदालत ने, ठीक है, कि इज टू बी डन बाय ऑल और एनीवन और मोर ऑफ सच पर्संस। जी बताएं, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद है कि अगर जो लिक्विडेटर्स हैं
उनके दरमियान किसी बात पे कोई डिस्प्यूट, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, वेरिंग सेट स्टांस आ जाए, मतलब लिक्विडेटर्स के दरमियान किसी मामले पे अगर इख्तिलाफ राय आ जाए, तो फिर ये मैटर कोर्ट को रेफर किया जाएगा ताकि अदालत मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे। और अदालत खुली कोर्ट रूम में इसकी समाअत नहीं करेगी, बल्कि जज साहब जो है अपने चेंबर में इस मामले को सुनेंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टीज कंसर्न, उनकी मौजूदगी में ये मामला सुना जाएगा और अदालत फिर जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो जारी कर देगी। इसके बाद है जी अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन नॉट नेम्ड इन द पैनल। अगर किसी ऐसे पर्सन को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करवाना है कि जिसका नाम पैनल में नहीं है, जिस पैनल की हम पिछले पेज के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसका तरीका ये है कि कंपनी के क्रेडिटर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट को। लेकिन कौन से क्रेडिटर्स? वो क्रेडिटर्स के जिन्होंने कंपनी से पता कितना पैसा लेना है, कर्ज की वापसी के तौर पर कितना पैसा लेना है। कंपनी का जो इशू शेयर कैपिटल था ना, उसकी 60% कम से कम अमाउंट के इक्वल उन क्रेडिटर्स ने कंपनी से कर्जा वापस लेना था। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल 100 बिलियन था, तो इसका मतलब वो क्रेडिटर्स के जिन्होंने कंपनी से कोई 60 मिलियन रुपीस का कर्जा वापस लेना था, तो ये वो क्रेडिटर्स हैं कि जो कंपनी के जो कोर्ट को दरख्वास्त दे सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाए एज ऑफिशियल लिक्विडेटर कि जिसका नाम उस पैनल में अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इस सिलसिले में रजिस्ट्रार को भी नोटिस दिया जाएगा कि जी फुला बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है। जी बताएं, ये वाला पॉइंट समझ आ गया? कम ऑन। अच्छा, इसके बाद है क्विट, रिजाइन एंड कैजुअल वैकेंसी। एक ऑफिशियल लिक्विडेटर साहब जो हैं वो रिजाइन नहीं कर सकते, अपना ओहदा नहीं छोड़ सकते जनाब, बिफोर कंक्लूजन ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। नहीं छोड़ सकता अपना ओहदा, ना ही रिजाइन कर सकता है, सिवाय इसके, अब एक एक्सेप्शन आ गई है, सिवाय इसके कि कोई पर्सनल डिसेबिलिटी की कोई रीजन हो। और अगर कोई पर्सनल डिसेबिलिटी हो भी गई है तो उस पे भी अदालत अगर मुतमईन है, तो अगर वो इस हद तक डिसेबल हो गया, कोई पर्सनल डिसेबिलिटी आ गई है, माजूर हो गया वो, ठीक है, और अदालत सेटिस्फाइड है कि हाँ वाकई ही ये जो माजूरी आ गई है इसकी वजह से ये अब अपना काम सरंजाम नहीं दे सकेगा, ठीक है, और अगर ऐसी कोई रीजन नहीं है तो फिर ना वो रिजाइन कर सकता है ना वो अपना ओहदा छोड़ सकता है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर का ऑफिस है, जो ओहदा है वो खाली हो गया है क्योंकि ऑफिशियल लिक्विडेटर वफात पा गया था, या उसको उसके ओहदे से रिमूव कर दिया गया था, या अदालत ने उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया था, तो इन तीनों में से कोई भी सूरत हो और ऑफिशियल लिक्विडेटर का जो ओहदा है अगर खाली हो जाए, तो इसको फिल कौन करेगा? अदालत। और वंस अगेन कहां से? वो जो पैनल ऑफ पर्सन है, उसी पैनल ऑफ पर्सन में से किसी पर्सन को इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अलबत्ता अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर ने रिजाइन किया था, तो जो आउटगोइंग ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसी से ही कहा जाएगा कि आप जरा कंटिन्यू करें जब तक के आपकी जगह पे नया पर्सन अपॉइंट हो नहीं जाता, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज। मतलब हाँ, अगर अदालत कुछ और डायरेक्शन दे, अगर अदालत ये कहे कि नहीं उस बंदे से हमें कंटिन्यू नहीं करवाना, तो फिर इस पे अमल किया जाएगा अदालत की डायरेक्शन पे। और अगर अदालत की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं आई, तो फिर ये रूल अप्लाई होगा जो मैं बता चुका हूं आपको, कंटिन्यू वाला। ठीक है जी, बताइए। ओके, ये जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए।
पढ़े जरा। बहुत ही इजी केस लिखा हुआ है। ओके, ओके, डन। बाकी चलिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी मेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर अदालत ने प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट ये कर दिया है, या फिर वाइंडिंग अप ऑर्डर अदालत ने इशू कर दिया है और ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया है, तो इस मौके पे अब करना क्या है कि कंपनी के अफेयर्स के बारे में एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी और इसे मुहैया की जाएगी। किसे भला? या प्रोविजनल मैनेजर को अगर इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को अगर इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो कंपनी के अफेयर्स के बारे में एक स्टेटमेंट इसको प्रिपेयर करके सबमिट करवाई जाएगी। ये प्रिपेयर करनी किसने है, ये अगले पेज के ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जरा ये ध्यान रखें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी जो है वो इनको जमा करवाई जाएगी इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और फिर ये जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाइड होनी चाहिए, मुसद्दका होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके साथ एक एफिडेविट लगा होना चाहिए, मतलब बयान हल्फी लगा होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें कोई गलत बयानी नहीं की गई। अच्छा, इस स्टेटमेंट में क्या पर्टिकुलर्स होंगे? तो ये पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। नंबर वन, कंपनी के जो एसेट्स हैं, डेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनकी तफसीलात, उनके पर्टिकुलर्स। इसी तरह कैश हैंड, कैश बैलेंस इन हैंड एंड एट द बैंक, उसकी तफसीलात। फिर है जी कंपनी के क्रेडिटर्स के नाम, उनके एड्रेसेस, और कितनी अमाउंट के जो डेट्स हैं वो सिक्योर्ड हैं और कितनी अमाउंट के जो डेट्स हैं वो अनसिक्योर्ड हैं। और अगर डेट सिक्योर्ड है तो कौन सी सिक्योरिटीज दी गई हैं क्रेडिटर्स को, उसके पर्टिकुलर्स। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी जायदाद या एसेट्स जो हैं वो बतौर सिक्योरिटी दी गई हैं, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी वैल्यू और डेट्स व्हेन दे वर गिवन। इसके बाद नंबर टू है कि उन अफराद के नाम और रेजिडेंशियल एड्रेसेस और उनके ऑक्यूपेशंस के जिनसे कंपनी ने पैसे लेने हैं, मतलब जो कंपनी के डेटर्स हैं, और कितनी अमाउंट उनसे रिकवर होने की तवक्को है। इसके बाद है कि अगर कोई कंपनी की प्रॉपर्टी ऐसी थी कि जो कंपनी की कस्टडी या पोजेशन में नहीं थी, तो फिर वो किस पर्सन के पोजेशन और कस्टडी में है और कहां पे है वो प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी बताना होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस पॉइंट के लिए। जैसे कि अगर कंपनी की कोई प्रॉपर्टी थी, वो रेंट पे दी हुई थी, तो इसका मतलब वो वाली प्रॉपर्टी फिर कंपनी के अपने पोजेशन या कस्टडी में तो नहीं थी ना। तो फिर वो प्रॉपर्टी जो रेंटेड थी तो कंपनी की, तो उसके बारे में भी तफसीलात फिर यहाँ पे लिखनी होगी इस स्टेटमेंट में। ओके हो गया। इसके बाद है कि फुल एड्रेस ऑफ द प्लेसेस कि जहां कंपनी का बिजनेस कंडक्ट किया गया था, रन किया गया था ड्यूरिंग दी 180 डेज प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट से पहले के जो 180 दिन है, इन 180 दिनों के दौरान कंपनी का जो कारोबार है वो कहां कहां कंडक्ट किया गया, तो उस उन जगहों का फुल एड्रेस। ये रेलिवेंट डेट किसे कहते हैं, ये देखें नीचे हम पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, तो उन जगहों की तफसीलात और उन अफराद के नाम के जो इंचार्ज थे उन जगहों के, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई सूट्स थे, कोई प्रोसीडिंग्स थी, कोई मुकदमात वगैरह, ठीक है, कि जिनमें कंपनी एक पार्टी है, मतलब ये है कि कंपनी की जानिब से कोई मुकदमात अगर दायर किए गए थे या कंपनी के खिलाफ अगर कोई मुकदमात वगैरह दायर थे और वो पेंडिंग थे, तो उनकी डिटेल्स। और इसके बाद वाला पॉइंट है कि सच अदर पर्टिकुलर्स के जो और प्रिस्क्राइब किए जाएं या अदालत ऑर्डर दे कि जी इन इन मैटर्स के बारे में तफसीलात भी यहाँ पे लिखी जाएं इस स्टेटमेंट में, या प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर खुद रिक्वायर करना चाहें तो वो इन राइटिंग रिक्वायर कर सकते हैं उन अफराद से कि जिन्होंने ये स्टेटमेंट बनानी है। किन अफराद ने बनानी है अभी हम इस पॉइंट पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर भी रिक्वायर कर सकता है कि ये इंफॉर्मेशन भी आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करें, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका ताल्लुक सीक्रेट रिजर्व के साथ है तो उसको भी यहाँ पे दर्ज किया जा सकता है। एंड पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट्स जो हैं उनकी तफसीलात भी ये लोग रिक्वायर करें तो रिक्वायर कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में शायद सवाल आ रहा होगा कि डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट्स भला क्यों, तो इसका जवाब ये है, ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि कंपनी की वाइंडिंग अप का फायदा उठाते हुए किसी डायरेक्टर ने कोई ना कोई चीज वहां से गायब कर ली हो थी वो कंपनी की, जैसे कोई गाड़ी या कोई इक्विपमेंट वगैरह। जी बताएं, बात समझ आई? ओके, अब आ जाते हैं रेलिवेंट डेट। ये जो ऊपर एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई थी, तो रेलिवेंट डेट का मतलब है वो डेट इन केस अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया गया था तो इसकी अपॉइंटमेंट की डेट, और अगर प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी तो कंपनी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर जिस तारीख को दिया गया है उस तारीख को फिर रेलिवेंट डेट कहा जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसके ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, ये किन अफराद ने प्रिपेयर करने हैं ये अभी हम अगले पैराग्राफ में पढ़ने लगे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिलेवेंट डेट ये सबमिट करवाना है। किसको? प्रोविजनल मैनेजर को या ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ठीक है जी। या फिर अगर ये टाइम पीरियड कम है तो टाइम एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 45 डेज, तो या 15 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट or within such extended time not exceeding 45 days from the date as the official liquidator or provisional manager or the court may for special reason appoint, मतलब ज्यादा से ज्यादा 45 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करवाने के लिए। और ये एक्सटेंशन कौन देगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर भी दे सकता है, प्रोविजनल मैनेजर भी दे सकता है, कोर्ट भी दे सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब ऑब्लिगेशन टू सबमिट एंड वेरीफाई। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जिसको के सबमिट करवाना है इवन वेरीफाइड अंदाज के अंदर, तो ये किन लोगों ने सबमिट करवानी है, प्रिपेयर करनी है और सबमिट करवानी है? तो कहते हैं बाय पर्संस हु आर एट द रेलिवेंट डेट, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे रेलिवेंट डेट वाले दिन, जो लोग कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी, इन तमाम अफराद की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवाई जानी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोविजनल मैनेजर है या ऑफिशियल लिक्विडेटर,
ये भी रिक्वायर कर सकते हैं इन अफराद से, जो अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर इन अफराद से भी ये रिक्वायर कर सकते हैं कि आप लोग भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करें जी और हमें सबमिट करवाएं। ठीक है, इन अफराद में से किसी से भी कहा जा सकता है और इन तमाम अफराद को भी कहा जा सकता है कि जी आप लोग भी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। वैसे बाय द वे ये प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर इन अफराद से या इन अफराद में से किसी से क्यों कहेंगे कि आप भी स्टेटमेंट तैयार करें कंपनी के अफेयर्स के बारे में? उसकी वजह ये है कि हो सकता है प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर ये समझ रहे हो कि इन लोगों से भी हमें कोई मालूमात अहम किस्म की मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए इनमें से किसी को या इन में से तमाम को भी कहा जा सकता है कि भाई आप भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और जमा करवाएं। किनको कहा जा सकता है जी? कहते हैं वो तमाम अफराद के जो रेलिवेंट डेट से 1 साल के अंदर अंदर कंपनी में डायरेक्टर्स रहे थे या चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे या सीएफओ रहे थे या सेक्रेटरी या कोई और ऑफिसर रेलिवेंट डेट से पहले 1 साल के दौरान अगर डायरेक्टर का ओहदा किसी बंदे के पास था या चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा किसी बंदे के पास था या सीएफओ था वो, या वो सेक्रेटरी था या कोई और ऑफिसर था कंपनी में, तो उससे ये रिक्वायर किया जा सकता है कि भाई आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। अच्छा, इसके बाद दूसरा है कि कोई ऐसा पर्सन के जिस ने कंपनी की फॉर्मेशन में हिस्सा लिया था एट एनी टाइम विद इन 1 ईयर बिफोर द रेलिवेंट डेट से पहले के 1 साल के दौरान जिस भी बंदे ने कंपनी की फॉर्मेशन में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड पॉइंट है कि वो अफराद के जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में रहे हैं या रहे हैं, इस वक्त कंपनी के एम्प्लॉयज हैं या कंपनी के एम्प्लॉयज रहे थे, कब? विद इन द सेट ईयर, ये जो भी 1 साल का पीरियड आपको बताया है, रेलिवेंट डेट से पहले का जो 1 साल है उसके दौरान अगर कोई अफराद कंपनी के एम्प्लॉयज रहे हैं या अभी भी हैं। ठीक है, तो जनाब इनसे भी कहा जा सकता है कि जी आप इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दें या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप भी प्रिपेयर करें। और इनको क्यों कहा जा सकता है? जैसे कि पहले मैं कह रहा था, ये जुमला अब यहाँ पे लिखा हुआ आ ही गया है कि अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर की राय में या प्रोविजनल मैनेजर की राय में ये जो बंदे हैं ये इंफॉर्मेशन देने के काबिल हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन इनके काम की है, इनके लिए हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी प्रोविजनल मैनेजर के लिए या ऑफिशियल लिक्विडेटर के लिए। ठीक है जी जनाब, हसन बता दें जरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जिन अफराद से कहा जा रहा है, ये जो एबीसी 3 पॉइंट है कि जिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप प्रिपेयर करें, तो इनमें से किसी को अगर कोई पेमेंट वगैरह करनी है तो वो पेमेंट भी की जा सकती है। पेमेंट करेगा कौन? ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर, एज द केस में भी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में जो कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस आएंगे तो वो उन बंदों को या उस पर्सन को पे किए जाएंगे। पे करेगा कौन, ये मैंने आपको बता दिया जी। बताएं, समझ आ गया जी? ओके, अच्छा, इसके बाद है पेनल्टी। कहते हैं कि जितनी अभी हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, अगर इनको कंप्लाई नहीं किया गया, खिलाफ वर्जी की गई, कॉन्ट्रावेंशन मतलब वायलेशन की गई, तो ये वायलेशन एक जुर्म है, ऑफेंस है, और इसकी बुनियाद पे अब लेवल 2 में जो लिखी हुई पेनल्टी है ना, डेली पेनल्टी, वो फिर इम्पोज की जाएगी उस बंदे पे जिसने ये जुर्म किया है, ये जो भी इस जुर्म में शरीक है। डेली पेनल्टी ऑफ लेवल 2, याद आया? लेवल्स हमने पढ़े हुए हैं,
कंपनी लॉ के आगाज में। ओके, अच्छा आगे चलिए। कहते हैं ये तो पेनल्टी है ही है। अब अगला पैराग्राफ देखिए, कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस इम्पोजिंग पेनल्टीज। ये जो पेनल्टी अभी अभी ऊपरले पैराग्राफ में आपने पढ़ी, ये तो अपनी जगह पे कायम है। ये तो पेनल्टी उससे निकलवाई जाएगी, ऑफेंडर से। लेकिन इसके साथ साथ अदालत जिसने ये वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया है और प्रोविजनल मैनेजर जिसने अपॉइंट किया है, उस अदालत के पास इख्तियार है कि वो इस जुर्म पे गिरफ्त भी कर सकती है। कॉग्निजेंस का मतलब गिरफ्त भी कर सकती है वो अदालत इस जुर्म पे, और ट्राई कर सकती है इस जुर्म को। ट्राई का मतलब यहाँ पे कोशिश नहीं है, मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, और ये जो कानूनी कार्रवाई का आगाज करेगी ये अदालत, तो जाहिर सी बात है इसे कोई ना कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो इस अदालत के लिए कोई अलहदा से लीगल प्रोसीजर नहीं दिया गया, बल्कि वो प्रोसीजर कि जो सीआरपीसी में दिया गया है। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो प्रोसीजर के जो सीआरपीसी में दिया गया है, वो प्रोसीजर के जो मजिस्ट्रेट फॉलो करते हैं। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट्स केसेस को ट्रायल करते हैं, तो जो प्रोसीजर मजिस्ट्रेट फॉलो करते हैं वही प्रोसीजर वो अदालत फॉलो करेगी। ठीक है जी। और फिर साथ ये जो अदालत है, वो जिसने बाइंडिंग अप ऑर्डर दिया है, वो उन पर्सन्स को डायरेक्शन भी देगी कि जनाब वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करें, वो माफ नहीं होनी, उसको भी कंप्लाई करें। जी जनाब, जरा बता दें यहां तक क्लियर है? कम ऑन, हेलो। अच्छा, राइट टू इंस्पेक्शन, कॉपी और एक्सट्रैक्ट्स। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बताने का, जरा जल्दी बता दिया करें। कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने आप को कह रहा है कि मैं कंपनी का क्रेडिटर हूं या मैं कंपनी का कंट्रीब्यूटरी हूं, तो वो ये बात लिख के दे, जुबानी नहीं, लिख के दे, तो वो बंदा फिर एंटाइटल्ड होगा खुद या अपने एजेंट के थ्रू कि वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है उसको इंस्पेक्ट कर सके। लेकिन इसके लिए इसे फी पे करना होगी, जो भी प्रिस्क्राइब फी है वो फी पे करके तो इंस्पेक्शन कर सकता है, और इवन कॉपी भी ले सकता है उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से अगर किसी पार्ट की कॉपी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी भी ले सकता है या उसके किसी एक्सट्रैक्ट की कॉपी भी ले सकता है, लेकिन फी पे करना होगी। लेकिन जनाब अगर किसी बंदे ने अनट्रूथफुली ये कहा था, मतलब झूठ बोला था कि वो कंपनी का क्रेडिटर है या कंट्रीब्यूटरी है, झूठ बोला उसने, तो फिर वो बंदा एक जुर्म का गिल्टी तस्वुर किया जाएगा। कौन सा जुर्म? सेक्शन 182 पीपीसी के तहत जो जुर्म है, उस जुर्म का वो गिल्टी माना जाएगा। अब आप पूछेंगे मुझसे कि साहब ये सेक्शन 182 पीपीसी क्या है? पीपीसी मतलब पाकिस्तान पिनल कोड। तो ये जो सेक्शन है ना, ये दरअसल इस चीज के बारे में है कि अगर कोई बंदा किसी सरकारी मुलाजिम को कोई गलत इंफॉर्मेशन मुहैया करे, जिसका मकसद ये हो कि उस सरकारी मुलाजिम, उस पब्लिक सर्वेंट से किसी बंदे को नुकसान पहुंचाया जा सके, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है, वो अपने कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाए, तो ये एक जुर्म है। और फिर जो इसका गिल्टी ऑफ ऑफेंस होगा, वो जिसने झूठ बोला था कि मैं क्रेडिटर हूं या कंट्रीब्यूटरी हूं, जिसने झूठ बोला था ये वाला, उसके वो पनिशेबल भी होगा। ठीक है, कानून में दी गई सजा के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर।
जिस तरह सबसे पहले मुझे आप लोग ये बता दें कि यहां तक समझ आ गई जितना हमने पढ़ लिया। अच्छा, हमने ये देखा कि एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के सबमिट करवाई जानी होती है ऑफिशियल लिक्विडेटर को या प्रोविजनल मैनेजर को, है ना। अब इसके पास वो आ गई थी रिपोर्ट, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल लिक्विडेटर ने अब रिपोर्ट तैयार करनी है, जो रिपोर्ट इसने अदालत में जमा करवानी। और इस रिपोर्ट में जो ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं ये इन पर्टिकुलर्स को लिखेंगे। अगर आप जरा देखें तो ये जो शुरू वाले पॉइंट्स हैं ये कम से कम वही वाले हैं कमोबेश कि जो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जो पर्टिकुलर्स थे उस जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। देखें जरा सी पॉइंट तक वही वाले हैं। बता दें। अच्छा, इसी तरह ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने रिपोर्ट बनानी है उस रिपोर्ट में ये जो एग्जिस्टिंग और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज है कंपनी की उसको भी ये मेंशन करेगा। और ये वही बात है जो पिछले पेज पे हम पढ़ चुके हैं। बता दें जरा, वही है, ये वाला पॉइंट भी वही है, डेटर्स वाला। देख रहे हैं बच्चों? जितने पैसे कॉन्ट्रीब्यूटरीज से लेने उनकी तफसीलात। अच्छा, कंपनी के ट्रेडमार्क्स की डिटेल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अगर कोई है तो उनकी डिटेल्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भला क्या होती है? जैसे कोई फार्मूला है या कोई रेसिपी वगैरह है जो कि उस कंपनी की खासियत थी, उसको हम कहते हैं कि ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसकी डिटेल्स। इसी तरह अगर कंपनी ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, जॉइंट वेंचर्स या कोलैबोरेशंस की थी, उनकी डिटेल्स। ठीक है। कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज की डिटेल्स अगर कोई है तो। लीगल केसेस की डिटेल्स जो कंपनी ने किसी के खिलाफ फाइल किए हैं या किसी ने कंपनी के अगेंस्ट फाइल किए हैं। ठीक है। और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन कि जो अदालत डायरेक्शन दे या ऑफिशियल लिक्विडेटर ये कंसिडर करे कि ये भी इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो वो इन्फो भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड की जा सकती है। जी बताएं, ये समझ आ गए पर्टिकुलर्स? अच्छा, ओके। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ये अपनी रिपोर्ट में, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में ये भी बयान कर सकता है कि जिस अंदाज में ये कंपनी प्रमोट की गई, कंपनी फॉर्म की गई, बनाई गई, इनकॉर्पोरेट की गई, वो मैनर भी यहाँ पे लिख सकता है। इवन अगर इसकी राय में कभी कोई फ्रॉड कमिट हुआ, किसी पर्सन ने फ्रॉड कमिट किया, कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी की प्रमोशन या फॉर्मेशन में शरीक था, उसकी जानिब से फ्रॉड, या किसी डायरेक्टर या किसी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी की तरफ से कोई फ्रॉड अगर कमिट किया गया कंपनी से मुतालिक। ठीक है। तो उस फ्रॉड के बारे में भी यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा जा सकता है। फिर ये है कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर भाई साहब हैं ये अपने इस रिपोर्ट में कंपनी के बिजनेस की जो वायबिलिटी है उसके ऊपर भी अपनी राय का इजहार करेंगे। किस हद तक कंपनी का कारोबार वायबल था या है, काबिल अमल मतलब। और इसी तरह वो कौन से स्टेप्स हैं जो अगर लिए जाएं तो कंपनी की एसेट्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिल सकती है, इसके ऊपर भी वो बात करेगा।
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एक तो ये रिपोर्ट हो गई ना जिसमें ये सारी बातें आनी है। कहते हैं इस रिपोर्ट के अलावा कोई और रिपोर्ट भी अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर मुनासिब समझता है तो वो भी बना सकता है, ठीक है। या अदालत की डायरेक्शन, अदालत ने अगर डायरेक्शन दी है कि भाई इस मामले के ऊपर भी आप रिपोर्ट बनाओ, तो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर वो रिपोर्ट बना सकता है। इसके बाद है टाइम लिमिट। तो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये रिपोर्ट अदालत को सबमिट करवानी है? तो कहते हैं जब इसे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिसीव हुई ना ऑफिशियल लिक्विडेटर को, जब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो पिछले पेज पे हम पढ़ चुके हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब ऑफिशियल लिक्विडेटर को रिसीव हुई, उस दिन से ऑनवर्ड्स 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, 60 दिन के अंदर अंदर ये जो रिपोर्ट है ये बना के सबमिट करवाई जाए कोर्ट को, ठीक है। और ना सिर्फ अदालत को, ओके, अच्छा ये पॉइंट फिर सुन लें। ऑफिशियल लिक्विडेटर shall as soon as practicable after receipt of the statement of affairs, यानी जिस दिन उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिसीव हुई उससे ऑनवर्ड्स जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, जो मैंने पहले यहाँ पे कुछ कह दिया था, जरा थोड़ी सी करेक्शन कर लें। कहते हैं जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिसीव हुई ऑफिशियल लिक्विडेटर को, उस डेट से ऑनवर्ड्स जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ऑफिशियल लिक्विडेटर ये रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करवाए, लेकिन नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। जिस तारीख को कंपनी की वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया गया था ना, उस तारीख से ऑनवर्ड्स 60 दिन के अंदर, ये 60 दिन से ज्यादा ताखीर ना हो और अदालत को ये रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाए। ओके जी। और इन रिपोर्ट्स की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो रजिस्ट्रार को भी सेंड की जाएगी। कब? साइमल्टेनियसली विद देयर सबमिशन टू द कोर्ट, मतलब जब अदालत को ये रिपोर्ट की कॉपी सबमिट की जा रही थी उसके साथ ही रजिस्ट्रार को भी रिपोर्ट की कॉपी सेंड कर दी जाएगी। जी बताएं, ये पॉइंट समझ आ गए? बता दें। यस सर, क्लियर है। ओके जी। तो ये है जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक भी खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया और अल्लाह के फजल करम से हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया, ठीक है। आज का आपका टास्क है, एक तो इस लेसन को आपने याद करना है, इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और जहां कहीं कोई इशू हो तो फिर मुझसे आपने पूछ लेना है। और इसके साथ साथ आज आपने मेक श्योर करना है कि इस पूरे सिलेबस को आपने कम से कम 5 दफा रिवाइज भी करना है पेपर में जाने से पहले। और आप एक काम कीजिएगा कि रिवीजन प्लान अपनी सहूलत के मुताबिक अपने अपने आप में से हर एक का अपना अपना टाइम टेबल होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक रिटन फॉर्म के अंदर आप शेड्यूल बनाएं, रिवीजन का प्लान बनाएं, जिसमें कम से कम 5 टाइम रिवीजन हो। और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा फर्स्ट रिवीजन को, उससे कम टाइम लगेगा सेकंड रिवीजन को, फिर उससे कम थर्ड एंड सो ऑन। और वो प्लान फिर अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी होगी तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत 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 जरूरी हैं।
ठीक है, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस। कंपनी लॉ का जो पेपर है वो टेक्निकल आएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं, लिहाजा आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन उसके मुताबिक करनी है। क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड थोड़े टेक्निकल आते हैं इसमें, ठीक है जी। और मेरी रहनुमाई की कभी कहीं कोई जरूरत हो, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कोई चीज आपने पूछनी हो, चाहे पहले से पढ़ ली हुई है हमने चैप्टर 1 से लेके इस चैप्टर तक, तो आपने हेजिटेट नहीं करना पूछने में, ठीक है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इजाजत। पास हो जाए तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पास आप हो जाए तो बता भी दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।